सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अगर हम बात करें हैपनिंग के हवाले से तो काफ़ी ये साल जो है फुल ऑफ हैपनिंग रहा है और कासिम सुलेमानी के हलाकत के बाद से ही मशरिक़ वस्ता के हालात जो हैं वो भी ख़राब होने का अंदेशा पैदा हो गया है। और आज अब सैनिक में भी हमने यही बाज़गश्त हमें सुनाई दी। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहली खबर जिस पर हम ज़रा बात करेंगे वो है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। उस बिल की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट बिल की मंजूरी भी दी गई है। अब ये तीनों बिल्स जो हैं वो कल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे और वहाँ से ये बिल जो है वो कल मंजूर करवाए जाएंगे। ज़रा डिटेल्स ले लेते हैं। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, ज़रा बताइएगा ये तीनों तरमीमी बिल आज मंजूर किए गए हैं कायमा कमेटी की जानिब से? जी बिल्कुल, जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत है उसकी तैनाती और जो मुझे मुलाज़मत में तफसील से मुतल्लिक़ एक तरमीमी बिल है, ये मुख्तसर तौर पर कायमा कमेटी दिफा ने मंजूर की है। और यूँ जो पार्लिमानी तरीक़ाकार है कानून साजी का, उसके मुताबिक अब ये पेशरफ हुई है। और कायमा कमेटी दिफा से मंजूरी के बाद अब कौमी असम्बली के इजलास में कल ये तीनों तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। और जब ये इजलास हुआ है तो इन कैमरा सेशन इसको रखा गया, बंद कैमरा इजलास था, जिसमें जो वज़ीर दिफा, जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम वो शरीक हुए। और इस इजलास के बाद उन्होंने ही इसकी जो तफसीलात हैं वो मीडिया को बताई। और वज़ीर दिफा ने बताया कि इत्तेफ़ाक़ राय से ये जो तरमीमी बिल हैं, सर्विसेज एक्ट, ये मंजूर कर लिए गए हैं। आर्मी एक्ट में तरमीम, एयरफोर्स के एक्ट में तरमीम और नेवी के एक्ट में तरमीम के हवाले से आज ये इजलास था और मुत्तफ़िक़ा मंजूरी हुई है। तमाम अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने भी साथ दिया है। ये जरूर हुआ है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तरामीम पेश की गई, लेकिन जब उनको बताया गया कि ये आईनी तरामीम बनती हैं, इसलिए अलग से एक बिल बनता है, तो फिर वो शामिल किए बगैर बिल सामने आ चुके हैं पहले, उसी तरह ही मंजूर किए गए हैं। कोई उसमें इजाफा या उसमें कोई कमी जो है नहीं की गई। और अब ये कौमी असम्बली में मंजूर होंगे, उसके बाद फिर ईवान बाला यानी सेनेट में ये मंजूरी का अमल होगा और सेनेट की कायमा कमेटी दिफा में भी ये मामला जाएगा। तो बहरहाल आज बड़ी पेशरफ ये है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफा से इसकी मंजूरी हो गई है। तीनों सर्विसेज के एक्ट हैं। ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया, आप डिटेल्स दे रहे थे। जाहिर है अब ये बिल जो हैं वो कल कौमी असम्बली के इजलास में पेश किए जाएंगे और वहाँ से ही मंजूर किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और आज जो इमरान खान ने ज़िंदगी ऐप का इफ्तिताह किया और उसकी तकरीब से उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने दो अहम इशूज़ पर बात की। ज़रा उन दो अहम इशूज़ पर हम भी रोशनी डालेंगे। उन्होंने कहा कि दो वाक़यात ऐसे हैं जो कि बहुत बढ़ गए हैं। एक तो बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात और दूसरा मामला जो उन्होंने कहा वो मंशियात के हवाले से। उन्होंने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल अब स्कूलों तक चला गया है और इसको अब रोकने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात की है वज़ीर आज़म ने, लेकिन उसको रोका किस तरीके से जाएगा? उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है शहरियों के ऊपर। उन्होंने कहा शहरियों की जिम्मेदारी है कि इन दोनों मामलात को रोकने में मदद करें। फिर उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी मंशियात का इस्तेमाल बढ़ा है, स्कूलों का किरदार अहम है कि वो मंशियात को स्कूलों में इस्तेमाल होने से रोकें। उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस तमाम तर सूरत हाल पर या इन टॉपिक्स पर बात नहीं करते हैं, बात करना बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन 2019 जो है ये इस हवाले से हमने देखा कि ज़्यादती के केसेस बच्चों के साथ इसमें इजाफा ही देखा गया। और जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ था तो ज़ैनब के वाक़े के बाद जब उसके मुजरिम को सज़ाए मौत दी गई तो लग यूँ रहा था कि अब ये मामलात रुक जाएंगे, लेकिन फिर कसूर में बच्चों के ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात सामने आए और उसके बाद कई इस तरह की खबरें 2019 पूरा साल इस तरह का रहा कि बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात रुक ना पाए, थम ना पाए। ज़रा इसमें हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आज जो स्पेसिफिकली वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है वो मंशियात की रोकथाम और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से की है। लेकिन सवाल मेरा ये नाज़रीन कि रोकथाम होगी कैसे? क्या शहरी अपनी मदद आपके तहत इसको रोक सकते हैं या फिर हुकूमत सतह पर हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए? गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और हारिस नवाज़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, ब्रिगेड सर हारिस नवाज़ साहब। मुर्तज़ा, मुझे बताइएगा कि जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि शहरियों की जिम्मेदारी है, शहरी अपना किरदार अदा करें इन दोनों मामलात को रोकने पर, बच्चों से ज़्यादती, मंशियात का इस्तेमाल। मंशियात बड़े अफसोस की बात है कि स्कूलों तक पहुँच गई है, स्कूल के बच्चे भी मंशियात इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें कसूरवार आप किसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समिया।
बात ये है कि ये दोनों जिम्मेदारियां जितनी हुकूमत की हैं उतनी ही माशरती भी हैं, और माशरे में भी हम लोगों का भी ये किरदार है जो कि आगाही के मामलात को लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें मीडिया सबसे आगे है। लेकिन सबसे जो मरकज़ी और अहम जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट का अपने नेटवर्क्स हैं, और गवर्नमेंट चेक कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए से, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ज़रिए से, कि किस किस जगह पे, किस किस शहर में कौन कौन ये मंशियात बेच रहा है, या जो बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलात हैं उनमें कौन लोग मुलव्वस हैं और किस तरह के लोग हैं। आगाही के एतबार से अगर बात करें तो दो तरह की जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है और सोशल सेक्टर की अपनी जिम्मेदारी है, हमारी यानी कि समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहा है, बच्चों को हम बताते हैं कि अगर आपका कोई रियल अंकल भी है, वो भी आपके साथ कुछ ही किसी ऐसे अंदाज में जो कि बेहतर ना हो, गैर महसूस अंदाज में कोई आपसे कोई बात करता है या कोई हरकत करता है। गुड टच और बैड टच से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बात गुड टच और बैड टच समझाने की बच्चों को रही नहीं है। ये खास माइंडसेट के लोग हैं और ये बीमार ज़हनियत के लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या आगाही मुहिम अपना किरदार अदा कर सकती है? जी, आगाही बुनियादी तौर पे जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि हर ख़ानदान में आगाही के लिए हमें अपने जो बच्चे हैं या अपना आप है वहाँ पे हमें टैबूज़ हटाने चाहिए, हमें खुलकर बात करनी चाहिए। हमें 10 to 12 ईयर्स या 7 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको ख़ुसूसी तौर पे गैर महसूस अंदाज में उनको बताना चाहिए, अपने बेटे बेटियों को, अपने भांजे भतीजियों को, सबको ये बात बतानी चाहिए। और ये टैबूज़ थे, अभी भी हमारी सोसाइटी में अगर आप बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं अभी वहाँ ये टैबूज़ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें इसके लिए बड़ा ही खुले अंदाज में बच्चों को बताना है और उनको तालीम देनी है। और इसी तरह से स्कूलों की जिम्मेदारी है, उन्होंने भी आगाही देनी है, क्योंकि जब तक कोई भी बच्चा अवेयर नहीं होगा तो उस वक्त तक ये रोकने में हुकूमत भी कामयाब नहीं हो सकती है। तो हमें दोनों तरफ में पूरी जिम्मेदारी का जो है एहसास भी करना है और ज़िम्मेदारी को निभाना भी है। सेकेंडली, जो मंशियात की बात की है, इसमें सरासर ज़िम्मेदारी जो है 100% हुकूमत की है, हुकूमत की एजेंसीज़ की है, क्योंकि उसमें पब्लिक बतौर पार्टनर के तौर पे अपीयर होती है। मसलन अब कराची की अगर बात करते हैं, कौन नहीं जानता कि कराची में कौन लोग हैं जो मंशियात बेचते हैं, किस किस चुरंगी पे, किस किस जगह पे कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ जाते हैं और शाम को, रात को, दिन को ख़रीदो फरोख्त करते हैं। क्या हुकूमत को नहीं पता, हुकूमत की एजेंसियों को नहीं पता कौन लोग हैं? जब हम जानते हैं तो वो कराची के लोग जानते हैं, तो डेफिनेटली वो भी जानते होंगे। तो इसी तरह से समिया उन पर हाथ डालने से कतराती है। मैं आऊँगी इसकी जानिब, आपसे मजीद बात करते हैं, हारिस साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, क्या वाकई यही बात है कि जो इतने बड़े बड़े नेटवर्क चल रहे हैं और मंशियात फरोश इतने सरगर्म हो गए हैं, क्या वो ऐसे ही सरगर्म हो गए हैं? क्या वो सिर्फ छोटे मंशियात फरोश हैं? क्या उनको किसी की सरपरस्ती हासिल नहीं है? और अगर वाकई सरपरस्ती हासिल नहीं है तो फिर हुकूमत पर हाथ क्यों नहीं डालती? जब आसानी से एक चीज़ दस्तयाब होगी तो उसको रोकना तो उतना ही मुश्किल होगा। देखें, इसमें समिया बात यह है कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें बहुत बड़े नारकोटिक्स जो नारकोटिक फरोश करते हैं वो भी लोग शामिल हैं, कोई डाउट नहीं है। साथ हक के लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, हुकूमत पॉलिसी बनाती है, लेकिन साथ आपके लेट्स से वी टॉक अबाउट कराची के, कराची में आपके नारकोटिक फोर्स है और मंशियात के ख़िलाफ़ जहाद करने वाले लोग हैं, प्लस आपके सरकारी एहलकार हैं। अब एक तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड इंश्योर के मुल्क में कोई मंशियात फ़रोख्त नहीं की जाती। जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं, जितने मगर पैंच हैं, छोटी मछलियाँ, सबको नेट किया जाए और पकड़ा जाए। नारकोटिक फोर्स अपना काम कर रही है, वो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है और वाकई उस पर कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी सोसाइटी को भी एजुकेट करना चाहिए। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आपके असातिज़ा की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है, वो हमने देखना है कि वो क्या इसमें किरदार अदा करते हैं। और तीसरे हुकूमती हलदार। अब देखें, पेरेंट्स कभी, ये हमारी कमज़ोरी है ये कि हम कभी नज़र नहीं रखते कि एक बच्चा बड़ा फ्रेंडली था, अच्छा बच्चा था, सडनली वो अकेला रहने लग गया है, उसके दोस्त फ़र्क किस्म के आ रहे हैं, रात को लेट आ रहा है, खामोश रहता है, वो अभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, इंटरनेट पे बैठा रहता है। तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और उसके बाद
आप ये जो काउंसलिंग करें, एक्टिविटीज हैं बच्चों को यही बड़े समझाएं। इंडिकेटर्स ये चीजें होते हम नहीं हैं। करते, इसका पॉइंट मुझे टेकन ख्याल हारिस होता है। साहब, वाकई बहुत बड़े इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर आपके बच्चे की एक्टिविटीज बदल गई हैं तो यू शुड, और आपको ये करना होगा वरना ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन हमें आगे बढ़ना है और ज़ाहिर बड़ा अहम मामला है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, जो हालिया सूरत हाल है, उस पर आज सेनेट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की और जो उन्होंने बात की वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि दुनिया मशरिक़ वस्ता में नई जंग के लिए तैयार है। तो वाकई की आलमी जंग की जो बातें की जा रही हैं, क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? क्योंकि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद से मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि खित्ता, ये जो खित्ता है यह इस तरह से कशीदगी का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी इस तरह की कशीदा सूरत हाल का हिस्सा नहीं बनेगा। और ISPR की जानिब से ऐसा ही एक बयान सामने आया था। हारिस साहब, ज़ाहिर बातें तो यही की जा रही हैं कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, फिर आज कुरैशी साहब का ये बयान, तो क्या वाकई ऐसा लग रहा है जो हालिया सूरत हाल है, क्या आलमी जंग का खतरा मौजूद है? देखें, जो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने बात की है, ओवरऑल जो आपको नज़र भी आ रहा है वो कि सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये तो हम बिल्कुल क्लियर बात है। सेकंड, ये बड़ी अच्छी बात है कि शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में आके अपना पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर बता दिया है कि हम किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हम इसमें किसी आग को बुझा सकते हैं लेकिन सुलगाने में मदद नहीं करेंगे, किसी की साइड नहीं लेंगे। और तीसरी बात कि हम अमन के लिए किसी हद तक जाएंगे। एक तो ये बात कर दी, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखेंगे इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका बिहेव कर रहा है और वो चाह रहा है कि किसी तरीके से भी ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए। इराक़ के सामने रद्दमल आपने देख लिया, उनके असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इराक़ से तमाम अमरीकी फ़ौज जो वो निकल जाए। फिर उसके जो उनकी कोशिश थी इराक़ ईरान में दोबारा लड़ाई जो वो ख़त्म हो गई। अब बात यह कि क्या हमारे इस्लामिक ममालिक जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, जिनका मेन इस वक्त वर्सित ईरान है, क्या इनको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों किया जा रहा है, इनके क्या अज़ाइम हैं, किस तरीके से वो एक सेक्टेरियन लड़ाई को करना चाहते हैं, शिया वर्सेस सुन्नी, और जो वहाबी, जो हम पाकिस्तान में बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। हमें ये बहुत सोचना चाहिए। हमारे पास शिया भाई भी हैं, सुन्नी भी हैं, सब रहते हैं, एज ए फैमिली रहते हैं। इसमें कितना वो डिवाइड करना चाहते हैं, ये बात है। सेकंड ये कि क्या ईरान और अमेरिका सिर्फ अपने मुल्कों को तबाह करेंगे या वो प्रॉक्सीज में कहीं और अटैक करेंगे। हो सकता है वो दोबारा सऊदी अरब के ऑयल तनसीबात पर अटैक कर दें। ऑयल टैंकर जो सारे मिडल ईस्ट से गुजरते हैं, स्टेट और होम से गुजरते हैं, वहाँ ब्लॉकेट ईरान करता है, या इराक़ के अंदर वो अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर जाते हैं, या हिजबुल्लाह जो है आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं पैलेस्टाइन के अंदर, और फिर हमास। ये सारी चीज़ों को हमने ये देखना है कि ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है। पाकिस्तान को इससे बहुत ख़तरात हैं, पाकिस्तान पे बहुत असरात होंगे। आप देखें जब ऑयल की प्राइस जाएगी तो देखें मुआशी के हालात क्या होंगे। फिर बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। फिर इसके साथ साथ इसका फ़ायदा उठाते हुए तो उसके साथ अब ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान में क्या कर सकता है, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये सारी चीज़ों में नज़र रखे हुए, और ये पाकिस्तान को बहुत ही इस वक्त सीरियस सिचुएशन है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को बड़ा सेंसिटिव ये मामला है, तो देख के चलना होगा। मुर्तज़ा, अभी जिस तरह से मुआशी सूरत हाल जो आगे बिगड़ सकती है, जो हारिस साहब जिसकी निशानदेही कर रहे थे, यहाँ पर तो वैसे ही बिगड़ी हुई है, यहाँ तो मईशत वैसे ही संभल रही है, महंगाई बेइंतहा बढ़ चुकी है। अब अगर ये सूरत हाल होगी, पेट्रोल प्राइसेस जो आलमी सतह पर बढ़ेंगी, तो हुकूमत को भी एक जवाब मिल जाएगा कि हम क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है महंगाई करने के अलावा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, क्योंकि ये सिचुएशन किसी एक मुल्क या एक खित्ते के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, बिल्कुल मैं उनसे मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अगर आप ये देखें कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें इराक़, ईरान, हिज़्बुल्लाह, हमास, आपको कौन से ऐसे मिडल ईस्ट के जो बड़े फोरम्स हैं जो आपको वहाँ बेचैनी नज़र नहीं आ रही, और इस बेचैनी का बराह रास्त जो असर है वो किसी भी वक्त किसी भी कार्रवाई की सूरत में इजराइल के ऊपर पड़ सकता है। और अगर इजराइल पे कोई छोटी सी भी कार्रवाई किसी भी तरह से किसी भी मुसलमान मुल्क, ग्रुप या किसी भी प्रेशर ग्रुप की जानिब से की गई, तो उसके बराह रास्त नताइज जो हैं
वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ख़िते की जोग्राफियाई हदूद और सियासत पर मुंतज होंगे, जो कि इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। इसमें पाकिस्तान को बड़े फोंक फोंक कर कदम रखना है। जिस तरह से आज आपने सेनेट का जो मौजू लिया है, इसी तरह वहाँ पे भी अगर आप तकरीर भी सुने शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो वो किसी तौर पे भी उन्होंने किसी साइड की बात नहीं की है। बड़ी मुदल्लल अंदाज में उन्होंने जिक्र किया है कि वो ये कहते हैं अमेरिकन का ये मौक़िफ़ है और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का ये मौक़िफ़ है, जबकि ईरान और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का ये कहना है। वो तमाम हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए हैं। हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि अगर कोई भी सूरत हाल देखी जाए तो इसमें यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी फेलियर नज़र आता है कि उन्होंने जो भी कुछ करना है, कोई बयान देना है, कोई बात करनी है, तो उन्होंने करनी है, क्योंकि इससे तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ने के इम्कानात 60-70% तक हो गए हैं। अगर कोई भी इसका जवाब दिया गया इस मामले का तो बिल्कुल सही, तो उससे पूरी दुनिया का नजमुद्दीन शेख साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनसे ये बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नजमुद्दीन शेख साहब, ज़ाहिर बातें तो बहुत सारी की जा रही हैं और तीसरी आलमी जंग के ख़तरे को भी कहा जा रहा है कि ये भी ख़तरा पैदा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि दुनिया मज़ीद इस तरह के ख़तरों की या इस तरह की कशीदगी की मुतहम्मिल हो सकती है? देखिए, अभी तक जो ईरान से बयान आए हैं उससे ये माने काम जी। नजमुद्दीन शेख साहब, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ रही थी, हम दोबारा से आपको कॉल पर लेते हैं और फिर आपका मौक़िफ़ लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा हारिस साहब, एक सवाल मैं आपसे और करना चाह रही थी कि आलमी क़वानीन इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या किसी को इस तरीके से हलाक करना आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? देखें, ये इंटरनेशनल कवानीन बहुत क्लियर हैं कि आप किसी की सॉवरेनिटी को अटैक नहीं कर सकते। आप इस तरीके से दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करके वहाँ पर ड्रोन अटैक जिस तरह किया, आपने ये क्रूज मिसाइल फायर किए हैं, ये नहीं कर सकते। 100% इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। समझिए, प्रॉब्लम यह है, देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। इसलिए बनाई थी कि पहले जितने मुल्कों के तफसीलात हैं वो सारे आइंदा के लिए मिल बैठ के हल किए जाएँ और दूसरी जंग अज़ीम ना हो। बिल्कुल सही। लेकिन वहाँ भी इसी तरह हुआ, नहीं हल कर सके तो उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम हो गई। अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूनाइटेड नेशन बनाई गई। आप बताएं, वेयर यूनाइटेड नेशन, कहाँ पर जनरल असम्बली है? जो कि सिर्फ इस वक्त बड़े मुल्कों की इजाज़त। यही सवाल मैं उठाती हूँ साहब, मुझे इजाज़त दीजिए सर, नजमुद्दीन शेख साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेनी होगी। नजमुद्दीन शेख साहब, यही सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था और ये सवाल जो हारिस साहब कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कहाँ है, उसके क़वानीन कहाँ हैं, वो क्यों खामोश है? देखिए, अब ये इस वक्त ये ऐसा मौका नहीं है जिसपे अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सकती है। अच्छा। अक़वाम मुत्तहिदा के सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं और इनफैक्ट उनकी जो सैंक्शंस हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में, उसमें एक चीज़ ये भी है कि कासिम सुलेमानी को ईरान से बाहर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो इराक जाते रहे हैं, सीरिया जाते रहे हैं और की है। तो इस वक्त ये सवाल है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान ने कहा है, ईरान के स्पोक्सपर्सन जो हैं उन्होंने कहा है कि हम इंतकाम लेंगे, और वो इंतकाम चूंकि हम पे ये अमरीकी अफवाज ने किया है तो हम अमरीकी अफवाज के खिलाफ हम इंतकाम तो शेख साहब एक पोजीशन में है ईरान के इस तरह की बात करे और उस पर अमल भी करे? हाँ, देखिए, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मौक़े कहाँ पे पैदा होंगे। ख़ास तौर पे इराक में पैदा होंगे, क्योंकि इराक में जो वहाँ की प्रो ईरानियन लॉबी है उन्होंने अभी वार्निंग दी है कि जहाँ पे भी अमरीकी अफवाज हैं वहाँ से इराकी फ़ौज जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि उनको टारगेट बनाने का हमारा इरादा है। किस किस्म के टारगेट, ये वाज़ेह है कि अभी वो उस किस्म की चीज़ नहीं करेंगे, या कम से कम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे जिसमें वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ हमले करे या दुबई के खिलाफ हमले करें, लेकिन दुबई या
अमीराती और सऊदी अरेबिया में जो अमरीकी अफवाज हैं और खास तौर पर ठीक है नजमुद्दीन शेख साहब, मैं चाहूंगी हमारे साथ हैं सर, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी हमें ब्रेक शाम प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर बात को कंटिन्यू करते हैं इसके पास। वेलकम बैक टू द शो और हम बात करें अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से। हारिस साहब, ज़ाहिर सूरत हाल जो है वो ये है कि जब कासिम सुलेमानी को मारा जाता है तो अमरीका ये कहते हैं कि एक जंग को रोकने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन उनके अपने मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुआवजे से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा इक़दाम किया गया। आप क्या समझते हैं? देखें, इस वक्त इसको जनरल कासिम सुलेमानी को कुछ जांबाग करने से अमेरिका ने बड़े डिज़ाइन अचीव किए हैं। नंबर 1 सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो है इम्पीचमेंट सेनेट में गई हुई है, उसके इन्होंने डिले में डालने की कोशिश की है। उनको अपना इलेक्शन नज़र आ रहा है कि उससे ये इलेक्शन के अंदर भी उसको फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 3 इसराइल के इनबिल्ट एडवांटेजेस हैं। इसराइल अगर अभी खुदा ना खास्ता सऊदी अरब पर दोबारा कोई क्रूज़ मिसाइल फायर करता है, डिपेक्ट ये करता है कि ईरान की तरफ से गए हैं, इससे सोचो कि क्या हालात हो जाएंगे और फिर ओवरऑल इससे मुल्कों की और पाकिस्तान की मैशत पे क्या असर होगा। अगर ईरान की ऑयल तनसीबात को तबाह किया जाता है तो उससे ऑयल की प्राइस कहाँ जाएगी और इससे ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ईरान स्टेट ऑफ होम से जो निकल रहा है, जितना मिडल ईस्ट के ऑयल टैंकर्स निकलते हैं, वो अगर रोकने की कोशिश करता है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर सेकंड ये है कि देखें, मुझे शक ये है कि ईरान भी डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक नहीं कर सकता, ना अमेरिका डायरेक्ट ईरान पे करेगा, बल्कि वो जाएंगे कोई और टारगेट्स के ऊपर जिससे ज़्यादा ईरान को नुकसान हो। और इसी तरह ईरान कोशिश करेगा कि आपके सामने हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे कैन गो टू हिट सम इजरायली टारगेट्स। फिर उसके बाद हमास है पैलेस्टाइन के अंदर, दे कैन गो, वहाँ से वो अटैक कर सकते हैं इसराइल के ऊपर। या इसके अलावा फिर जाहिर है कि सऊदी अरब के टारगेट्स अवेलेबल हैं। ये मुसलमान मुल्कों को सोचने की बात है कि हमने अपना कितना नुकसान करना है, क्या हम यूनाइटेड होकर इसको बचा सकते हैं, सेक्टरियन क्लैशेस को बचा सकते हैं, जो अमेरिका के डिज़ाइन हैं क्या उनको डिफीट कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। फिर पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि यहाँ अमेरिकन ट्रूप अफगानिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में डिमांड कोई ऐसी कर सकते जो पाकिस्तान पूरी नहीं करेगा, उससे क्या होगी। और सबसे जो मैंने पहली बात की थी, इस वक्त इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो उठाया, देखें कश्मीर बैक बर्नर पर चला गया, फिर जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है इंडिया ने किया वो बैक बर्नर में चला गया। इंडिया कैन गो फॉर फ्लैग ऑपरेशन इन पाकिस्तान, उसके साथ साथ सी पैक हमारा जो गवादर का वो कहाँ चला जाएगा। ये सारी चीज़ें इस वक्त उनको सूट करती हैं। इस वक्त आलम अक़वाम का, यूनाइटेड नेशंस का, जनरल असम्बली का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको डिफ्यूज़ करें। ये उनका चार्टर्ड भी है, इसीलिए इसको बनाया भी गया था ताकि ये इस वक्त और पाकिस्तान को जितनी एफर्ट कर सकता है पीस प्रोसेस के लिए ज़रूर करें। चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाएँ मुसलमान मुल्कों में, शाह महमूद कुरैशी जाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉलोड इसका पाकिस्तान पर होगा। इस चीज़ को हमें ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है नजमुद्दीन शेख साहब, जो अगर हम बात करें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, लेकिन इस तमाम तर कशीदगी से पाकिस्तान को मुआशी सतह के हवाले अलावा क्या कोई और नुकसान भी हो सकता है? देखिए, हमारा इसमें एक ही किरदार हो सकता है, वो ये कि हमारा जो सरहद है ईरान के साथ उसको हम पक्का करें और जो हमारी रैपिड रिएक्शन फोर्स हमने बनाई है कि उन इलाकों में जहाँ पे उनकी दीवार नहीं है वहाँ पे हम पेट्रोलिंग करें और ये पक्का कर लें कि ईरान की सरहद पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए हमें जवाबदार ठहराया जाए। और यही एक चीज़ है जो हम इस वक्त कर सकते हैं ईरान के लिए। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि अरेबिया में करना ज़रूरी है मेरी नज़र में। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो उनको इंतकाम लेना है वो अमरीकी अफवाज से लेना है, लेकिन इसमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं और ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन हो और अमन के लिए सऊदी अरेबिया, ईरान और एक तरफ सऊदी अरेबिया और अमीरात, कुवैत को तो आप बीच में छोड़ दें,
लेकिन इन दोनों का जो किसी किस्म का समझौता हो और जो मुसलमान ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ना बंद करें, ये हमारे फायदे में है और खित्ते के फायदे में है, और हमारे जो इसमें हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। एक लेकिन ये हम कोशिश कर कैसे सकते हैं, क्योंकि मीडिएटर बनने की तो बात पहले ही पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना। अगर हम पाकिस्तान अगर कुछ ना भी कर पाए तो क्या चीन और रूस जिसको अपना किरदार अदा करना चाहिए वो भी तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए आप फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करें। अभी तक ईरान जो कह रहा है, जो ईरान के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, जो खमेनी साहब का स्पोक्स पर्सन कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें इंतकाम अमरीकी अफवाज से लेने जी। अमरीकी अफवाज पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में है, इराक में है, और मुझे लगता है कि इराक उनके लिए सबसे आसान, और मेरा अपना ख्याल ये इतना अच्छी तरह या तो इराकियों को इस्तेमाल करते हुए या अपनी अफवाज अपने रिसोर्सेज वसाइल इस्तेमाल करके वो उन पर हमला करेंगे, और हो सकता है कि इस हमले में वो हुतियों की भी मदद लें। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और ना इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें ये जरूर खदशा है कि अगर ये बात बढ़ी तो फिर सऊदी अरेबिया, अमीरात और ईरान के दरमियान बढ़ने का इम्कान है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनमें किसी किस्म का समझौता हो जाए, और ये कोशिश हम कर सकते हैं। क्योंकि हम कुआलालंपुर नहीं गए, उससे कुछ फर्क आया है, लेकिन उसके बाद जब सऊदी अरेबिया ने हमसे कहा है कि वो एक मीटिंग अप्रैल में करने को तैयार है, तो उसमें हमारी रिश्ते में एक छोटा सा इजाफा हुआ है, और उस इजाफे का फायदा उठाते हुए हम ये एतमाद की बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं। हारिस साहब, आप क्या समझते हैं, वाकई पाकिस्तान ये किरदार अपना कितनी बेहतर तरीके से अदा कर सकता है? और दूसरा सवाल भी मैं साथ ही करना चाहूँगी कि अभी जो नजमुद्दीन शेख साहब ने बात की कि इसका जो बराह रास्त असर पड़ेगा वो अफगानिस्तान में और इराक में पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर हालात काफ़ी कशीदा हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं? जी देखें, इससे तो एक ये अफ़गान प्रोसेस को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनरल क़सीम सुलेमानी का बहुत इन्फ्लुएंस था इराक़ के अंदर, फिर उसके बाद लेबनान में हिज़्बुल्लाह को उन्होंने बहुत ट्रेन किया है, फिर उन्होंने इसके साथ हमास को बहुत ट्रेन किया, और अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान हैं इनको बड़ा ट्रेन किया, तो उनका पूरा असर था। यहाँ पर ज़ाहिर है सब इस वक्त सदमे में हैं और ये बड़ी सीरियस सिचुएशन हो रही है। इसको देखें तो फिर इसी ये फ़र्क पता चलता है कि ये कहीं भी अफ़गानिस्तान को, इराक़ को तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इराक़ ने कहा कि अमेरिकन ट्रुप चले जाएं, साथ ही अमेरिका ने कहा, जो कितनी अनफेयर बात है, उन्होंने कहा जी हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। हुआ द राइट कि आप अपने मुल्क में अगर किसी को निकालना चाहते हैं तो वो रहना चाहिए। आई मीन ये देखें कितना रोग स्टेट बनी हुई, अमेरिकन सुपर पावर बने हुए हैं। आप एक मुल्क के एक किस्म के चीफ आर्मी स्टाफ को आप जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से मार देते हैं, और यही पाकिस्तान, अगर आपको 27 फरवरी याद हो तो इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान के रेंज में थे, हमने वहाँ नहीं किया बल्कि साइड पे रॉकेट फेंके उनको वार्निंग देने के लिए कि यू आर इन अ रेंज। ये हम अपना ख्याल करते हैं। तो अमेरिका को ये पता था कि इसका फॉलोआउट कितना होगा, इससे प्रोवोकेशन कितनी होगी, और यही अमेरिका की कोशिश है कि इस वक्त ईरान, लेकिन हारिस साहब अब इराक क्या करेगा? इराक तो फंस गया है क्योंकि वो दोनों का इत्तेहादी है, वो ईरान का भी इत्तेहादी है, वो अमेरिका का भी इत्तेहादी है। जब कासिम सुलेमानी पर हमला हुआ तो वो इराक में थे, तो इराक का इसमें कितना नुकसान है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत नुकसान है, लेकिन इराक ने मेरे ख्याल में ओपनली सपोर्ट किया ईरान को, इस वक्त वो कर रहे हैं, और जो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश की वो भी ख़त्म हो गई है। अब ईरान और अफगानिस्तान, ये ईरान आप देखेंगे दोनों आपस में मिलके कहीं ना कहीं आपस में समझौता करके, और ये भी लग भी रहा है कि उनकी आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और अगर वो अमेरिकन ट्रुप्स को निकाल रहे हैं, दिस शोज़ के दे आर वेरी अनॉयड इसके ऊपर, क्योंकि मलेशिया के भी जनरल मारे गए हैं। एक तो ये सिचुएशन हो गई है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा रोल है, उनकी बड़ी इज्जत है। आई थिंक टर्की और पाकिस्तान को और मलेशिया को एक स्टेप फॉरवर्ड देना चाहिए। एग्जैक्टली, दे ऑल शुड बी एबल टू गो, या किसी तरीके से भी सऊदी अरब जाएं और ईरान जाएं, बताएं कि ये इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ कितनी इस पर नुकसान होगा, इकनॉमिकली कितना लॉस होगा, ओवरऑल इस्लामिक वर्ल्ड को कितना नुकसान होगा। ये अगर मेरे ख्याल में हम सब समझ लें तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज़ होती है। साथ ही साथ
चाइना और रशिया जो है ओपनली सपोर्ट नहीं करे, बट उनकी स्टेटमेंट बहुत फेवरेबल आई हैं, वो भी ईरान को सपोर्ट करेंगे। और ये रीजन में इस रीजन में क्योंकि वो रहते हैं, ये ताल्लुक है, इसलिए वो भी इसमें जंप इन करेंगे और ख़ास तौर पर रशिया बहुत सपोर्ट करेगा। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को, तुर्की को, मलेशिया को अपना किरदार इसमें आगे बढ़ के अदा करना होगा ताकि सूरत हाल रखे। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब और नजमुद्दीन शेख साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल कहाँ तक पहुंची है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। ये पहिया जाम हड़ताल जो है, इससे कितना नुकसान अब तक पहुंच रहा है, लेकिन उनके आखिर मुतालबात क्या हैं? जो नए कवानीन आए हैं, जो अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनमें ड्राइविंग लाइसेंस फीस जो है उसकी तजदीद की गई है, 100% इजाफा किया गया है, जो 18 से बढ़ के अब 18,000 तक ये अब फीस कर दी गई है। मुतालबात क्या हैं और मुज़ाकरात क्या हो गए हैं या नहीं हो पाए हैं? मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। कराची से कफील अहमद और लॉसुद्दीन चौधरी। लेकिन जरा कराची की सूरत हाल पहले जान लेते हैं। कफील, कराची में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल में बैठे हुए हैं, इनके मुतालबात क्या हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो है वो परसों इस बात का ऐलान किया था कि आज से जो है वो हड़ताल का ऐलान करते हैं, और आज पहले जो है वो कराची भर में उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया। और उसके साथ साथ जो है वो टेमनल वाले और इसके अलावा दीगर ट्रांसपोर्टर साथ दे रहे हैं। उनका मुतालबा ये कि एक्सेल लोड लिमिट की जो कानून था पहले का, उसको बहाल किया जाए। और सूरत हाल ये कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि वो अपने करोड़ों रुपए लगा के जो अपने ट्रक हैं उनको जो है वो उस लिमिट तक जो है वो ला चुके हैं, और अब उनको दोबारा उस लिमिट पे एक्सेस करना जो है वो उनके लिए उनके बस की बात नहीं है। और आगे सरकार जो है वो माफिया को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, और उनको चाहिए कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो जो कानून था पहले वाला उसको बहाल करे, और वजीर मवासात जो ट्रांसपोर्टर की जो भी करने में नाकाम है उनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। और जो हमारे ट्रांसपोर्टर से बहुत ही कह रहे हैं कि 17,000 ट्रेन ट्रक हैं जो रवाना होते हैं पोर्ट से और दीगर जगहों से, आपको मुकाबला में तरजीह रुक गई है। और यही कह रहे हैं कि उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। ज़ाहिर तरसील रुक गई है तो नुकसान तो ज़ाहिर इस बात का बहुत होगा। सुधीर, लाहौर में क्या सूरत हाल है? क्योंकि ये कवानीन तो इस फायदे के लिए बनाए गए हैं ताकि हादसा से बचा जा सके, क्यों नहीं मान रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स? जी बिल्कुल, इनिशियली तौर पर 8 एसोसिएशनों ने अपना अलायंस बनाकर पाकिस्तान फूड्स एंड ट्रांसपोर्टर अलायंस के नाम से ये हड़ताल शुरू की थी आज से 3 रोज कबल। लेकिन आज जो सूरत हाल थी वो ये थी कि सिर्फ एक एसोसिएशन इसमें रह गई है जो ट्रेलर्स और कंटेनर्स वाले हैं। बाकी तमाम एसोसिएशनें जो हैं वो विड्रॉ कर चुकी हैं हड़ताल से। आज ट्रॉलर्स कंटेनर्स और से दूसरी नहीं गए। उनका यही मौकफ था कि एक्सेल लोड के ऊपर हुकूमत ने हमारे मुतालबात सुने हैं, पूरे करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से आज हम फिर स्ट्राइक पर गए हैं। और इस हवाले से जब हमारी चौधरी नईम इकबाल जो कि प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन की, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये हड़ताल तकरीबन कामयाब हुई है, लेकिन जब हमने सर्वे इसका किया तो ये जुज़वी तौर पर ये हड़ताल जो है वो कामयाब हुई है, लेकिन ज्यादातर इसका इम्पैक्ट जो है वो कराची में आया है। लाहौर के बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ने आज अपने ट्रॉलर जो है वो सर्विस और सामान की तरसील भी जारी रखी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हमें हुकूमत पर यकीन है और हमें बहुत यकीन है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी अच्छा, वो एक हफ्ते में बड़े पुरुमीद है। कफील, ज़ाहिर जो कराची है पूरे पाकिस्तान में यहाँ से तमाम तर सामान की और चीज़ों की तरसील होती है, चाहे वो ग़ज़ाई अजनास हो या दीगर चीज़ें हों। अगर यहाँ पर हड़ताल कामयाब हो जाती है तो कितना नुकसान पहुँचेगा? जी कफील से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। सुधीर, ज़ाहिर आपने खुद भी कहा कि यहाँ पर वो बड़े पुरुम्मीद हैं, लेकिन जुज़वी हड़ताल हुई है, क्या कोई मुज़ाकरात किए गए हैं इनको मनाने के लिए, ये हड़ताल ख़त्म कराने के लिए?
नहीं, आज जो हड़ताल हुई है जी, इस हवाले से किसी ने भी हुकूमती तरफ से इनसे बातचीत नहीं की, ना ही कोई मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि उन्होंने इसको बिल्कुल लाइट लिया है। अच्छा। पहले जो हड़ताल थी उसमें 8 एसोसिएशनें शामिल थी, जिसकी वजह से एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाई अजनास थी जो कि वक्त पर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकी और वो खड़े रहने की वजह से गल सड़ गई और वो बिल्कुल टोटल लॉस में चली गई। इसी तरह जो माल मुकर्रा वक्त के अंदर दुकानों पर या होलसेल मार्केटों में उससे भी बहुत लॉस हुआ। सिर्फ हुकूमती खजाने को जो है कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ, जो कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है। जो हड़ताल है ये बड़ी महदूद से थी और इसमें बहुत सारी ऐसी जो बंद रोड से गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती थी वो नहीं चली, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये ट्रांसपोर्टर्स जो है आपस में इनका इत्तेफाक नहीं रहा। अच्छा। और ये इत्तेफाक जो है वो बाज़ हुकूमती ज़राए की तरफ से इन्फ्लुएंस करने की वजह से वो इत्तेफाक जो है वो टूट गया। सिर्फ जो नून लीग से वाबस्ता लोग थे उन्होंने आज की स्ट्राइक किया। बाकी लोग जो है उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट लाहौर से रवाना की है, लेकिन कराची नहीं गई। उनमें से मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, शेखुपुरा और ये जो पिंडी की तरफ से साइड है, पेशावर की तरफ है, ये ट्रांसपोर्ट आज रवाना की गई है। जी बहुत शुक्रिया। सुधीर चौधरी और कफील अहमद कराची से हमें ज्वाइन कर रहे थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन अब ट्रांसपोर्टर्स को भी ये समझना होगा कि अगर कुछ क़वानीन में तरमीम की जा रही है, क़वानीन तब्दील किए जा रहे हैं, तो वो आपके ही फ़ायदे के लिए हैं। अगर आप इजाफी वज़न लेके जाते हैं तो उससे हादसात बढ़ जाते हैं। और अगर कोई मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है तो मुज़ाकरात इस बात पर ना करे कि उनके मुतालबात मान लिए जाए, आवाम के हक़ में हो वो मुतालबात माने जाएँ। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।